हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। तो सब लोग जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी। हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी में। इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पेपर में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है और उसके साथ बहुत सारी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बता दूं। हमारे मॉर्निंग का कल का सुबह का कल का टाइमिंग रहेगा 8 से 9, ठीक है। 8 से 9 ये हमारा मैथ्स का टाइम है, बता दूं एक बार। फिर 9:30 9:30 से 10:30 ये जीएस का टाइमिंग है, ठीक है भाई। जीएस में जो स्टार्ट हो रहा है हुआ है उसकी टाइमिंग। फिर आपका 11 बजे से 12 बजे तक ये जनरल साइंस की क्लास चलेगी। जनरल साइंस की बहुत ही डिमांड थी, इसलिए जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे 11 से 12। आज पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। और इवनिंग का टाइमिंग सब लोग को पता है, यानी शाम को 6 से 7 ये आपकी हिंदी की क्लास, और 7 से 8 ये आपकी इंग्लिश की क्लास, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे समझ गए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड सारा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्लास में पूरी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है उपसर्ग, ठीक है। हमारे पेपर में 2 से 3 नंबर का ही आता है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिए। अब उपसर्ग में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले उपसर्ग कहा किसे जाता है। तो मैं एक पॉइंट सिखा दूं आपको कि जैसे बात करते हैं कि कहा जाता है कि मैं ऐसे लिख दिया और ये लिख दिया और ये लिख दिया, ठीक है। इससे पहले कुछ पॉइंट बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है, ठीक है ना। इससे पहले कुछ पॉइंट सिखा दूं। इसको कहते हैं बर्न, इसको कहते हैं बर्न। कुछ उपसर्ग से पहले कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसे कहते हैं बर्न। बर्न उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड बता रहा हूं। बर्न उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसे बर्न कहते हैं। जैसे ख ये है, तो यहां पर क्या है, इसको टुकड़ा कर देंगे। इसको टुकड़ा करेंगे तो यह होगा ख हलंत और प्लस अ, ठीक है जी। तो यहां पर इसको ये पूरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं भाई? अक्षर, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ण बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे कि इसको बोलते हैं वर्ण और इसको बोलते हैं अक्षर। यानी यहां पर ये जब टुकड़ा में रहता है, यहां पर हलंत का साइन रहेगा, तब बोलते हैं वर्ण। यानी हम लोग जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये पहली पॉइंट है। अब मैंने बता दिया कि ये क्या है? अक्षर है। ये क्या भाई? अक्षर है। लेकिन जब थोड़ा सा हाई लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप बी का एग्जाम देंगे, थोड़ा सा लेवल में जाएंगे, तो वहां पर क्या कहता है? वहां पर कहता है कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है जी। वो बात की बात है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वर्ण तो बताएंगे, लेकिन यहां पर कुछ रिलेटेड बात आपको बतानी है। मैंने ये बताया कि जब हलंत में रहेगा तो वर्ण, और जब बिना हलंत का कंप्लीट रहेगा तो इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई? अक्षर। लेकिन मैंने बताया कि जब हाई लेवल में पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे
कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये क है तो ये तो अक्षर है, लेकिन क हलंत है तो वर्ण है। ये ख है तो ये अक्षर है, लेकिन ख हलंत प्लस अ मिलकर ख बनता है, तो ख हलंत जो है ये वर्ण है, और अ तो ये भी वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। वो बात अलग ही है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हम लोग। तो यहां पर मैंने बताया कि जब थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाएंगे तो वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं शब्द। इसको क्या बोलते हैं भाई? शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है कि वर्णों का वह सार्थक समूह, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। और शब्द तब उसकी वैल्यू रहती है जब वो सार्थक होता है, मतलब मीनिंगफुल होता है, जब उसका अर्थ निकले। तो वहां पर क्या है, जैसे हम कमल लिख दे और चीची टीटी लिख दे, ये आवाज होती है, टीटी चीची ये सब आवाज होती है, तो ये निरर्थक शब्द है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब अगर ये कमल लिखे तो इसकी वैल्यू होती है, तो इसे क्या बोलेंगे? शब्द। अब इसको जब टुकड़ा करेंगे, ये चैप्टर को पढ़ाएंगे, जब इसकी टुकड़ा करेंगे तो ये टूटेगा, क हलंत प्लस अ मिलकर पूरा क बनता है, प्लस म हलंत प्लस अ मिलकर ये म बनता है, प्लस ल हलंत प्लस अ ये क्या बनता है? ल बनता है। तो जो कमल शब्द बना वो वर्णों के सार्थक समूह के मेल से बना, इसलिए इसे क्या कहेंगे भाई? शब्द कहेंगे। इस बातों को कंसेप्ट कर लेना, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि वर्ण का मतलब जब हलंत रहे, अक्षर का मतलब बिना हलंत का, अनुशासन। समझेंगे? पूरी इसकी पॉइंट को क्लियर करेंगे, चाहे किसी लेवल का पेपर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जैसे लिखा है अनुशासन, तो जो अनुशासन है तो ये बना है अनु और शासन से। क्या बना है? अनु और शासन से। तो जो अनु है इसको बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे भाई? उपसर्ग। और शासन को बोलते हैं शब्दांश या अव्यय। क्या बोलेंगे भाई? शब्दांश या अव्यय। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसे बोलेंगे शब्दांश या अव्यय। तो अनुशासन एक पूरा पूरा ये बन गया शब्द, और अनु जो शुरू में लगा है इसे बोलेंगे उपसर्ग, और शासन है इसे बोल देंगे शब्दांश या अव्यय। क्या बोलेंगे भाई? शब्दांश या अव्यय। तो सबसे पहला यहां से क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? तो कहेंगे किसी भी शब्दांश या अव्यय के प्रारंभ में। कहां? अनु उपसर्ग प्लस शासन जो है शब्दांश या अव्यय है। जो शासन है वो शब्दांश या क्या है भाई? अव्यय है। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे इसका पढ़ेंगे। दिख रहा है सब लोगों को? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा बहुत, इसको मैनेज करना है।
चल रहा होगा भाई, ठीक है चलते हैं आगे। अब इसकी परिभाषा लिख दूं, किसी शब्द के आरंभ में लगकर, साथ के साथ लिखेंगे, साथ के साथ लिखते रहेंगे भाई, साथ के साथ। थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी शब्द के आरंभ में लगकर, किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का साथ के साथ नोट करेंगे, उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय, साथ के साथ नोट कर लेंगे भाई, साथ के साथ हम लोग को प्रैक्टिस भी करना है। करने वाले शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहा जाता है। इस बातों को नोट कर लेंगे, मैं हर तरीका से इसकी ऑपरेशन करके बता रहा हूं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। देखो मैंने परिभाषा भी लिख दिया, इसको पूरा तोड़ना भी सिखा दिया। किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को क्या बोला जाता है भाई? उपसर्ग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। दिख रहा होगा एकदम अच्छा से, बहुत ही अच्छा से लिखा हूं, ठीक है भाई। तो इसे नोट करेंगे और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ही अच्छा तरीका से। थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मैनेज भी कर लेंगे उसी में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चले तो इसको आगे बढ़े, तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर दो एक बार प्लीज, आप लोग शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। चले नोट करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, चलेंगे। तो अब बात करते हैं उपसर्ग के बारे में, एकदम बढ़िया से बताऊंगा। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे यूपी एसआई, चाहे यूपी पीसीएस, किसी भी पेपर के लिए उपसर्ग का डाउट, संदेह आज के बाद एक भी क्वेश्चन में नहीं जाएगा। अभी देखेंगे, इसको कंप्लीट करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक भी क्वेश्चन कहीं से डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल हम उस लेवल से उठा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है जी। तो इसे नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है उपसर्ग के बारे में। जो सबसे ज्यादा पॉइंट चलता है उपसर्ग का, वो संस्कृत के उपसर्ग चलता है, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ऊपर वाले पेपर में पूछा जाता है, सी लेवल के पेपर में, ठीक है भाई। तो संस्कृत के उपसर्ग है, उससे कहते हैं हम लोग तत्सम। क्या बोलते हैं भाई? तत्सम। ध्यान से एकदम साथ के साथ आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है जी। साथ के साथ हम लिखते चल रहे हैं और समझाते। ये होता है 22, ये होता है कितना भाई? 22 उपसर्ग होता है। उसके बाद होते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। बहुत ही अच्छा लगेगा, जाने की वो नहीं है, एकदम साथ में देखेंगे और एक बार शेयर कर दीजिए, सब लोगों को बता दीजिए। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जो होंगे इसको बोलेंगे हम लोग तद्भव। क्या बोलेंगे भाई? तद्भव। ये होते हैं 13, यह होते हैं भाई 13, ठीक है, शेयर कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग, इसकी संख्या होती है भाई, इसको कहते हैं अरबी फारसी। अरबी साथ में साथ लिखते चलेंगे, अरबी डैश फारसी, और इसकी संख्या होती है 19। कितना होता है भाई? 19। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल लेवल से बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये होगा
54। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि टोटल उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो इसका जवाब आप लोग देंगे 54। इसको नोट कर ले भाई, इसको नोट कर लेंगे, 54 उपसर्ग होता है टोटल। ठीक है जी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। टोटल 54 उपसर्ग होता है। इसको नोट कर ले, हम आगे बढ़े। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि क्या यहां से क्वेश्चन होता है। देखो भाई, मैं उपसर्ग के बारे में बात करूं तो मुझे सारा उपसर्ग की संख्या याद है, 54 टोटल याद है, हर चीज याद है। लेकिन उसकी जरूरत पहले पड़ती थी, पहले आती थी पीसीएस लेवल के पेपर में। अब ये नहीं पूछी जाती है कि उपसर्ग होता कौन कौन सा है। ठीक है जी, अगर बाय चांस पूछा भी जाता है, पहले तो पूछा नहीं जाता है, बस हमारे पेपर में ये आता है, कोई भी नाम लिख देता है और पूछता है कि उसमें उपसर्ग क्या है, निम्नलिखित में से उपसर्ग क्या है, ये पूछा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बाय चांस उपसर्ग का नाम पूछता भी है तो संस्कृत का उपसर्ग हम लोग में चलता है, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू का उपसर्ग नहीं चलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए मैं बता देता हूं कि ये 2200 उपसर्ग मैं हल्का फुल्का बोल देता हूं, मुझे तो सब याद है, लेकिन हमारे पेपर के लिए इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी संख्या को याद करना, रटने से इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके संस्कृत के उपसर्ग के बारे में तो समझेंगे क्या क्या होता है। जैसे प्र, परा, अप, शम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वी, आम, नी, अधि, अति, उत, सु, अभि, प्रति, परि, अप, ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं। लेकिन इसकी संख्या को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट करने की जरूरत है, और जो जरूरत है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ये नहीं कि इसकी संख्या रटने से होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं उपसर्ग को बताता हूं कि कैसे हम लोग तोड़ेंगे और कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर समझेंगे कैसे उपसर्ग को तोड़ना है। ठीक है जी, जैसे प्रतीक, जैसे है एक ले लेते हैं अनुशासन, और पेपर में कैसे आता मैं ये बता देता हूं। ये नहीं पूछता है कि कौन क्या है। ठीक है जी, अनुशासन, तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, मतलब ये थोड़ा इजी है जानकर। अनुशासन में उपसर्ग इसमें से क्या है, तो आपको क्या करना है, इसको जब उपसर्ग पता करना है तो आगे से झटका देना है और तोड़ना है। कैसे, देखो, अनुशासन, अनुशासन, ध्यान रखना। तो यहां पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे तोड़ते उपसर्ग। जैसे हम लोग संहार और कहेंगे उपसर्ग बताओ, तो जहां पर संहार रहे, चाहे संसार रहे, इस टाइप से वर्ड रहे, तो समझना कि ये इसका अर्थ होता है ऐसे। ये बात आपको समझना है। जैसे संहार रहे और इसमें उपसर्ग पूछे क्या है, तो कहना सम, प्र, परा, अप, सम। बस हम लोग तोड़ना सीखना है। इसकी संख्या में लिखकर टाइम पास नहीं करूंगा, पेपर में जो पूछा जाता है। संसार में सम, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि तोड़ना कैसे जाता है। जैसे संहार में तो सम वाला में क्या बोलेंगे, ये सम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भाई, सम बोलेंगे। इस बातों को कंसेप्ट रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं बेईमान और कहेंगे इसमें उपसर्ग बताओ, तो कहना है देखो तोड़ो आगे की ओर, बेईमान, बेईमान, तो ये बे क्या हो गया भाई, उपसर्ग हो गया। मैं तोड़ना बता रहा हूं, जो पेपर में आता है वही प्रैक्टिस कराऊंगा, ध्यान रखना। बेईमान में बे, ईमान, तो बे क्या हो गया भाई, ये उपसर्ग हो गया। आपको कॉन्सेप्ट करना है।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं विज्ञान, तो विज्ञान को देखो कैसे तोड़ना है, विज्ञान, तो वी यहां पर उपसर्ग क्या है भाई, वी। इस बातों को ध्यान रखेंगे, एकदम कंसेप्ट करते रहेंगे, एकदम क्लियर करना है। जैसे मैं बोल दूं और ले लूं अपहरण, अपहरण, अपकर्म, अपकर्म, तो देखो अपहरण, तो अपहरण, तो ये अप क्या हो गया भाई, यहां पर उपसर्ग हो गया है, शुरू में तोड़ना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सब प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान रखेंगे, एकदम साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। जैसे बात करेंगे स्वागत, स्वागत, तो स्वागत में ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है सु, क्या होता है भाई सु, स्वागत में स्व मत कहना, सु, अपवाद वाला बता देता हूं, स्वागत का सु और संहार का सम, ये अपवाद में संहार का सम और स्वागत का सु, ये क्लियर कर लेंगे, एकदम साथ के साथ क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। जो पेपर में पूछा जाता है वही मैं पूछ रहा हूं, ठीक है जी। अपवाद चीज नहीं पढ़ना, एकदम कांसेप्ट पढ़ना है, चाहे किसी लेवल का आप तैयारी करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 49 और कहूं इसमें उपसर्ग क्या है, तो क्या होगा भाई उन, 49 में क्या होगा उन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सारा मिक्स पूछ रहा हूं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, आपके पेपर में इसी हिसाब से पूछा जाता है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। एकदम क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। जैसे हमने लिखा, ले लो कोई वर्ड ले लो, जैसे अति क्रमण, ठीक है जी, तो अति क्या होगा भाई अति, इस बातों को ध्यान रखेंगे, अतिक्रमण में क्या होगा अति होगा, इस बातों को एकदम कंसेप्ट रखेंगे। जैसे हमने लिखा अपलक, तो इसमें होगा ए, ये इसको जो भी पढ़ता हो, कोई अ पढ़ता है कोई ए पढ़ता है, जो भी पढ़ते हो अ, मतलब ये यहां पर उपसर्ग है, ठीक है जी। एकदम कंसेप्ट करेंगे, पूरा एकदम क्लियर करना है कि उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्दांश या अव्यय के प्रारंभ में होता है, उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्दांश या अव्यय के प्रारंभ में होता है, पहली पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, उपसर्ग की संख्या टोटल 54 होती है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम कहते हैं, और तत्सम के बारे में हम फिर इधर नहीं खोलेंगे, टाइम वेस्ट होगा, जो टारगेट पकड़े हैं उसको क्लियर करना है। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम होता है, तत्सम का मतलब जो शुद्ध हिंदी का वर्ड है पुराना, जैसे आम्र, आम्र वो तत्सम होगा, जैसे कर्पूर तो तत्सम होगा, और उसी आम्र को आम बोलेंगे तो तद्भव, और कर्पूर को कपूर बोलेंगे तो तद्भव। अब ये रहने दो, तो संस्कृत के उपसर्ग तत्सम 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग तद्भव 13 होते हैं, और उर्दू के उपसर्ग उसको अरबी फारसी बोलते हैं, जैसे खुशबू, खुश, जैसे मैं कहूं गैर मर्द, तो गैर, तो ये हो गया उर्दू में, गैर मुल्क, तो गैर, ये हो गया उर्दू का उपसर्ग, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, 22, 13, 19, संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और उर्दू के होंगे 19, टोटल कितने होते हैं 54, टोटल होते हैं 54, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो ये नोट कर ले और आगे बढ़ रहे हैं। ये संहार में, संसार में सम, और स्वागत में, स्वागत में, स्वागत में सु, ये बातों को एकदम क्लियर रखेंगे, ठीक है भाई, एकदम क्लियर रखना है। जैसे मैं बोल दूं एक और अवकाश, तो आप लोग खुद जानेंगे कि अवकाश में, अवकाश में क्या होगा भाई अव, अवकाश में क्या होगा अव, ये बात को क्लियर कर लेना, एकदम एकदम साथ के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। जैसे आपका हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल में प्रति, प्रतिकूल में प्रति, क्या होगा भाई प्रति होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्लियर। जैसे मैं बोलूं अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, इसमें क्या होगा भाई अभी, अभिव्यक्त में क्या होगा अभी, इस बातों को एकदम ध्यान रखेंगे, साथ के साथ एकदम बताते चलेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट भी करे,
एक बार बता दे कमेंट करके कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए सभी लोग। ठीक है जी, एक बार क्लियर करा दीजिए सब लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे एक बार हम रफ कर देते हैं भाई। एक बार बता देंगे सब लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हो गया तो बता दीजिए, रफ कर दूं। तो इसे रफ कर दूं भाई, आप लोग बता दो रफ कर दूं, एकदम क्लियर कर लो भाई। इसे रफ कर दूं, आप लोग बता दो। ऐसा नहीं मिलने वाला है भाई, बहुत ही कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, एकदम ध्यान रखना। एक बार लाइक कर देना और कमेंट जरूर करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम कमेंट करके बताओ। इसे रफ कर दूं, अगर हो गया तो समझ में आ गया तो चलो। अब एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन और लेकर क्लियर कर रहे हैं। जैसे ये कुछ उर्दू क्या है मैं क्लियर कराता हूं। बदहाल, बदौलत, बदौलत, ठीक है जी। तो बदहाल और पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो बद, इसमें उपसर्ग क्या है भाई, बद। बदौलत में उपसर्ग क्या है, ब, तो ये ब है, इसमें उपसर्ग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, एकदम क्लियर रखेंगे। बेचारा, बेचारा, बेचारा में क्या होगा, बे, बेचारा में उपसर्ग क्या होगा भाई, बे होगा, एकदम ध्यान रखेंगे। बेचारा में बे होगा उपसर्ग, ठीक है। जैसे बात करते हैं बनाम, ये कुछ उर्दू वाला बता रहा हूं। बनाम तो ब, इसमें क्या होगा भाई, उपसर्ग क्या है, ब है, एकदम क्लियर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मैं बोलूं निकम्मा, निकम्मा, तो निकम्मा में क्या होगा भाई, नी होगा, उपसर्ग क्या होगा भाई, नी, इसको तोड़ना है, नी कम्मा, नी कम्मा, तो ये नी हो जाएगा। बनाम, इसको बोलेंगे बदौलत, बदहाल, बदहाल, बेचारा। इस बातों को एकदम कंसेप्ट करेंगे सब लोग, एकदम साथ के साथ क्लियर करेंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटने का, ठीक है जी। जैसे हम बात करें अनुवाद, अनुवाद, इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो क्या होगा भाई, अनुवाद में अनु, क्या होगा भाई, अनु, अनु प्लस वाद, अनु, तो अनु इसका क्या बन जाएगा भाई, उपसर्ग बन जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई, कमेंट करके बता दो क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। जैसे मैं बोलूं संकल्प, तो इसमें क्या होगा, उपसर्ग, संकल्प में उपसर्ग क्या होगा, बताओ कमेंट करके, संकल्प में उपसर्ग क्या होगा भाई, संकल्प में क्या होगा उपसर्ग, संकल्प में उपसर्ग बताओ। इसमें होगा भाई आपका सम, संकल्प में उपसर्ग क्या होगा भाई, सम होगा। तो ये आपका उपसर्ग का पॉइंट है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा इसमें नहीं होता है भाई, ठीक है। कुछ अपवाद वाला और भी बता देता हूं, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए
तो अधियक्ष होता है। इसमें क्या होगा? अधि। क्या बोलोगे भाई? अधि। अध्यक्ष में उपसर्ग पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे भाई? अधि बोलोगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे संबोधन में पूछा जाएगा, संबोधन, तो क्या होगा भाई? यहां पर शम होगा। क्या होगा? शम होगा। संबोधन में आपसे उपसर्ग पूछा जाए, संबोधन, संहार, संकल्प, तो इसमें क्या बोलेंगे भाई? सम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, एकदम सही है भाई। तो बता दो समझ में आया कि नहीं? उपसर्ग में किसी को कोई डाउट हो तो बता दे भाई। एकदम बिल्कुल हो गया क्लियर। बिल्कुल मैं अपने तरफ से क्लियर करा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे उर्दू का एक वर्ड है, बोलते हैं अलबत्ता। अलबत्ता, इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या है तो अल। अलबत्ता में अल, खुशबू में खुश, प्रतिकूल में प्रति, अनुशासन में अनु, अवकाश में औ, अपहरण में अप, अवलंब में औ, ठीक है जी। तो इस तरीका से आपको उपसर्ग को कंसेप्ट करना है, इस बातों को ध्यान रखिए। उपसर्ग में मैंने बता दिया कि जो किसी शब्दांश या अव्यय के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, या कोई जरूरी नहीं है, एक शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे भाई? उपसर्ग बोलेंगे। इसका प्रयोग कहीं भी शब्दांश या अव्यय के प्रारंभ में होता है, वो होता है उपसर्ग, ठीक है जी। अपवाद वाला अध्यक्ष का अधि बता दिए, संकल्प में शम, संबोधन में शम, और स्वागत में शु बता दिए। इस टाइप का वर्ड मैंने पूरा क्लियर करा दिया, 20-25 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस भी करा दिया। इससे ऊपर कुछ नहीं होना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। आप लोग एक बार जरूर इसे लाइक कर देंगे, अगर जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई, ठीक है। इसके बाद 7 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी भाई, 7 बजे से इंग्लिश की क्लास है, तो आप लोग देखना न भूलें और शेयर कर देंगे और बता भी देंगे 7 बजे इंग्लिश की क्लास। धन्यवाद, ठीक है जी। तो आप लोग का आज उपसर्ग